नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी, जहां शब्दों की दुनिया में छुपा ज्ञान और भावनाओं की गहराई आप तक पहुंचती है। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक और भावनात्मक कहानी अमृत। यह कहानी हमें बताती है कैसे सच्चा प्रेम और भावनाएं मनुष्य के भीतर सोई हुई रचनात्मकता को फिर से जीवित कर देती हैं। कैसे निराशा के अंधकार में भी आशा की एक किरण जीवन को नया अर्थ दे सकती है। तो आइए शब्दों और संवेदनाओं की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और सुनते हैं अमृत। कहानी शुरू होती है। भाग 1। मेरी उठती जवानी थी जब मेरा दिल दर्द के मजे से परिचित हुआ। कुछ दिनों तक शायरी का अभ्यास करता रहा और धीरे धीरे इस शौक ने तल्लीनता का रूप ले लिया। सांसारिक संबंधों से मुंह मोड़कर अपनी शायरी की दुनिया में आ बैठा और 3 ही साल की मशक ने मेरी कल्पना के जौहर खोल दिए। कभी कभी मेरी शायरी उस्तादों के मशहूर कलाम से टक्कर खा जाती थी। मेरे कलम ने किसी उस्ताद के सामने सर नहीं झुकाया। मेरी कल्पना एक अपने आप बढ़ने वाले पौधे की तरह छंद और पिंगल की कैदों से आजाद बढ़ती रही और ऐसे कलाम का ढंग निराला था। मैंने अपनी शायरी को फारस से बाहर निकालकर यूरोप तक पहुंचा दिया। यह मेरा अपना रंग था। इस मैदान में न मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी था, न बराबरी करने वाला। बावजूद इस शायरों जैसी तल्लीनता के मुझे मुशायरों की वाहवाह और सुभान अल्लाह से नफरत थी। हाँ, काव्यरसिकों से बिना अपना नाम बताए हुए अक्सर अपनी शायरी की अच्छाइयों और बुराइयों पर बहस किया करता। तो मुझे शायरी का दावा न था, मगर धीरे धीरे मेरी शोहरत होने लगी और जब मेरी मसनवी दुनियाए हुस्न प्रकाशित हुई तो साहित्य की दुनिया में हलचल सी मच गई। पुराने शायरों ने काव्य मर्मज्ञों की प्रशंसा कृपणता में पोथे के पोथे रंग दिए हैं, मगर मेरा अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत था। मुझे कभी कभी यह ख्याल सताया करता कि मेरे कद्रदानों की यह उदारता दूसरे कवियों की लेखनी की दरिद्रता का प्रमाण है। यह ख्याल हौसला तोड़ने वाला था। बहरहाल जो कुछ हुआ, दुनियाए हुस्न ने मुझे शायरी का बादशाह बना दिया। मेरा नाम हर एक ज़बान पर था। मेरी चर्चा हर एक अखबार में थी। शोहरत अपने साथ दौलत भी लाई। मुझे दिन रात शेरो शायरी के अलावा और कोई काम न था। अक्सर बैठे बैठे रातें गुजर जाती और जब कोई चुभता हुआ शेर कलम से निकल जाता तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ता। मैं अब तक शादी ब्याह की कैंदों से आजाद था, या यूं कहिए कि मैं उसके उन मजों से अपरिचित था जिनमें रंज की तलखी भी है और खुशी की नमकीनी भी। अक्सर पश्चिमी साहित्यकारों की तरह मेरा भी ख्याल था कि साहित्य के उन्माद और सौंदर्य के उन्माद में पुराना बैर है। मुझे अपनी जबान से कहते हुए शर्मिंदा होना पड़ता है कि मुझे अपनी तबीयत पर भरोसा न था। जब कभी मेरी आंखों में कोई मोहिनी सूरत घूम जाती तो मेरे दिल दिमाग पर एक पागलपन सा छा जाता। हफ्तों तक अपने को भूला हुआ सा रहता। लिखने की तरफ तबीयत किसी तरह न झुकती। ऐसे कमजोर दिल में सिर्फ एक इश्क की जगह थी। इसी डर से मैं अपनी रंगीन तबीयत के खिलाफ आचरण शुद्ध रखने पर मजबूर था। कमल की एक पंखुड़ी, श्यामा के एक गीत, लहलहाते हुए एक मैदान में मेरे लिए जादू का सा आकर्षण था, मगर किसी औरत के दिलफरेब हुस्न को मैं चित्रकार या मूर्तिकार की बेलौस आंखों से नहीं देख सकता था। सुंदर स्त्री मेरे लिए एक रंगीन कातिल नागिन थी जिसे देखकर आंखें खुश होती हैं, मगर दिल डर से सिमट जाता है। खैर, दुनियाए हुस्न को प्रकाशित हुए 2 साल गुजर चुके थे। मेरी ख्याति बरसात की उमड़ी हुई नदी की तरह बढ़ती चली जाती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे मैंने साहित्य की दुनिया पर कोई वशीकरण कर दिया है। इसी दौरान मैंने फुटकर शेर तो बहुत कहे, मगर दावतों और अभिनंदन पत्रों की भीड़ ने मार्मिक भावों को उभरने न दिया। प्रदर्शन और ख्याति एक राजनीतिज्ञ के लिए कोड़े का काम दे सकते हैं,
मगर शायर की तबीयत अकेले शांति से एक कोने के बैठकर ही अपना जौहर दिखालाती है। चुनांचे मैं इन रोज बरोज बढ़ती हुई बेहुदा बातों से गला छुड़ा कर भागा और पहाड़ के एक कोने में जा छिपा। नैरंग ने वहीं जन्म लिया। भाग 2। नैरंग के शुरू करते हुए ही मुझे एक आश्चर्यजनक और दिल तोड़ने वाला अनुभव हुआ। ईश्वर जाने क्यों मेरी अक्ल और मेरे चिंतन पर पर्दा पड़ गया। घंटों तबीयत पर जोर डालता मगर एक शेर भी ऐसा न निकलता कि दिल फड़के उठे। सूझते भी तो दरिद्र पिटे हुए विषय जिनसे मेरी आत्मा भागती थी। मैं अक्सर झुझलाकर उठ बैठता, कागज फाड़ डालता और बड़ी बेदिली की हालत में सोचने लगता कि क्या मेरी काव्य शक्ति का अंत हो गया। क्या मैंने वह खजाना जो प्रकृति ने मुझे सारी उम्र के लिए दिया था, इतनी जल्दी मिटा दिया। कहाँ वह हालत थी कि विषयों की बहुतायत और नाजुक ख्यालों की रवानी कलम को दम नहीं लेने देती थी। कल्पना का पंछी उड़ता तो आसमान का तारा बन जाता था, और कहाँ अब यह पस्ती, यह करुण दरिद्रता। मगर इसका कारण क्या है? यह किस कसूर की सजा है? कारण और कार्य का दूसरा नाम दुनिया है। जब तक हमको क्यों का जवाब न मिले, दिल को किसी तरह सब्र नहीं होता, यहाँ तक कि मौत को भी इस क्यों का जवाब देना पड़ता है। आखिर मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। उसने आम डॉक्टरों की तरह आबहवा बदलने की सलाह दी। मेरी अक्ल में भी यह बात आई कि मुमकिन है नैनीताल की ठंडी आबहवा से शायरी की आग ठंडी पड़ गई हो। 6 महीने तक लगातार घूमता फिरता रहा। अनेक आकर्षक दृश्य देखे, मगर उनसे आत्मा पर वह शायराना कैफियत न छाती थी कि प्याला छलक पड़े और खामोश कल्पना खुद ब खुद चहकने लगे। मुझे अपना खोया हुआ लाल न मिला। अब मैं जिंदगी से तंग था। जिंदगी अब मुझे सूखे रेगिस्तान जैसी मालूम होती, जहां कोई जान नहीं, ताजगी नहीं, दिलचस्पी नहीं। हरदम दिल पर एक मायूसी सी छाई रहती और दिल खोया खोया रहता। दिल में यह सवाल पैदा होता कि क्या वह 4 दिन की चांदनी खत्म हो गई और अंधेरा पाक आ गया। आदमी की संगत से बेजार, हमजिन्स की सूरत से नफरत, मैं एक गुमनाम कोने में पड़ा हुआ जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। पेड़ों की चोटियों पर बैठने वाली, मीठे राग गाने वाली चिड़िया क्या पिंजरे में जिंदा रह सकती है? मुमकिन है कि वह दाना खाए, पानी पिए, मगर उसकी इस जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। आखिर जब मुझे अपनी शायरी के लौटने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो मेरे दिल में यह इरादा पक्का हो गया कि अब मेरे लिए शायरी की दुनिया से मर जाना ही बेहतर होगा। मुर्दा तो हूँ ही, इस हालत में अपने को जिंदा समझना बेवकूफ़ी है। आखिर मैंने एक रोज कुछ दैनिक पत्रों का अपने मरने की खबर दे दी। उसके छपते ही मुल्क में कोहराम मच गया, एक तहलका पड़ गया। उस वक्त मुझे अपनी लोकप्रियता का कुछ अंदाजा हुआ। यह आम पुकार थी कि शायरी की दुनिया की किस्ती मंझधार में डूब गई। शायरी की महफिल उखड़ गई। पत्र पत्रिकाओं में मेरे जीवन चरित्र प्रकाशित हुए, जिनको पढ़कर मुझे उनके एडिटरों की आविष्कार बुद्धि का कायल होना पड़ा। न तो मैं किसी रईस का बेटा था और न मैंने रईसी की मसन छोड़कर फकीरी अख्तियार की थी। उनकी कल्पना वास्तविकता पर छा गई थी। मेरे मित्रों में एक साहब ने, जिन्हें मुझसे आत्मीयता का दावा था, मुझे पीने पिलाने का प्रेमी बना दिया था। वह जब कभी मुझसे मिलते, उन्हें मेरी आंखें नशे से लाल नजर आतीं। अगरचे इसी लेख में आगे चलकर उन्होंने मेरी इस बुरी आदत की बहुत हृदयता से सफाई दी थी, क्योंकि रूखा सूखा आदमी ऐसी मस्ती के शेर नहीं कह सकता था। ताहम हैरत है कि उन्हें यह सरीहन गलत बात कहने की हिम्मत कैसे हुई। खैर, इन गलतबयानियों की तो मुझे परवाह न थी। अलबत्ता यह बड़ी फिक्र थी, फिक्र नहीं, एक प्रबल जिज्ञासा थी कि मेरी शायरी पर लोगों की जबान से क्या फतवा निकलता है।
हमारी जिंदगी के कारनामे की सच्ची दाद मरने के बाद ही मिलती है, क्योंकि उस वक्त वह खुशामद और बुराइयों से पाक साफ होती है। मरने वाले की खुशी या रंज की कौन परवाह करता है। इसीलिए मेरी कविता पर जितनी आलोचना निकली है, उसको मैंने बहुत ही ठंडे दिल से पढ़ना शुरू किया। मगर कविता को समझने वाली दृष्टि की व्यापकता और उसके मर्म को समझने वाली रुचि का चारों तरफ अकाल सा मालूम होता था। अधिकांश जौहरियों ने एक एक शेर को लेकर उनसे बहस की थी, और इसमें शक नहीं कि वे पाठक की हैसियत से उस शेर के पहलुओं को खूब समझते थे। मगर आलोचक का कहीं पता न था। नजर की गहराई गायब थी। समग्र कविता पर निगाह डालने वाला कवि, गहरे भावों तक पहुंचने वाला कोई आलोचक दिखाई न दिया। भाग 3। एक रोज मैं प्रेतों की दुनिया से निकलकर घूमता हुआ अजमेर की पब्लिक लाइब्रेरी में जा पहुंचा। दोपहर का वक्त था। मैंने मेज पर झुककर देखा कि कोई नई रचना हाथ आ जाए तो दिल बहलाऊं। यकायक मेरी निगाह एक सुंदर पत्र की तरफ गई जिसका नाम था कलाम अख्तर। जैसे भोला बच्चा खिलौने की तरफ लपकता है, उसी तरह झपटकर मैंने उस किताब को उठा लिया। उसकी लेखिका मिस आयशा आरिफ थी। दिलचस्पी और भी ज्यादा हुई। मैं इत्मीनान से बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। एक ही पन्ना पढ़ने के बाद दिलचस्पी ने बेताबी की सूरत अख्तियार की। फिर तो मैं बेसुधी की दुनिया में पहुंच गया। मेरे सामने गोया सूक्ष्म अर्थों की एक नदी लहरें मार रही थी। कल्पना की उठान, रुचि की स्वच्छता, भाषा की नरमी, काव्य दृष्टि ऐसी थी कि हृदय धन्य धन्य हो उठता था। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता, फिर विचार की ताजगी से प्रभावित होकर एक लंबी सांस लेता और तब सोचने लगता, इस किताब को सरसरी तौर पर पढ़ना असंभव था। यह औरत थी या सुरुचि की देवी। उसके इशारों से मेरा कलाम बहुत कम बचा था, मगर जहां उसने मुझे दाद दी थी वहां सच्चाई के मोती बरसा दिए थे। उसके ऐतराजों में हमदर्दी और प्रशंसा में भक्ति था। शायर के कलाम को दोषों की दृष्टियों से नहीं देखना चाहिए। उसने क्या नहीं किया, यह ठीक कसौटी नहीं। बस यही जी चाहता था कि लेखिका के हाथ और कलम चूम लूं। सफीर, भोपाल के दफ्तर से एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। मेरा पक्का इरादा हो गया। तीसरे दिन शाम के वक्त मैं मिस आयशा के खूबसूरत बंगले के सामने हरी हरी घास पर टहल रहा था। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी सजावट बहुत सादी थी। पहली चीज पर निगाहें पड़ी वह मेरी तस्वीर थी जो दीवार पर लटक रही थी। सामने एक आईना रखा हुआ था। मैंने खुदा जाने क्यों उसमें अपनी सूरत देखी। मेरा चेहरा पीला और कुम्हलाया हुआ था, बाल उलझे हुए, कपड़ों पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई, परेशानी की जिंदा तस्वीर थी। उस वक्त मुझे अपनी बुरी शक्ल पर सख्त शर्मिंदगी हुई। मैं सुंदर न सही, मगर इस वक्त तो सचमुच चेहरे पर फटकार बरस रही थी। अपने लिबास के ठीक होने का यकीन हमें खुशी देता है। अपने फुहड़पन का जिस्म पर इतना असर नहीं होता जितना दिल पर। हम बुज़दिल और बेहौसला हो जाते हैं। मुझे मुश्किल से 5 मिनट गुजरे होंगे कि मिस आयशा तशरीफ लाईं। सांवला रंग था, चेहरा एक गंभीर घुलावट से चमक रहा था। बड़ी बड़ी नरगिसी आंखों से सदाचार की, संस्कृति की रोशनी झलकती थी। कद मझोले से कुछ कम, अंग प्रत्यंग छरहरे, सुथरे, ऐसे हल्की फुल्की की जैसे प्रकृति ने उसे इस भौतिक संसार के लिए नहीं, किसी काल्पनिक संसार के लिए सिरजा है। कोई चित्रकार कला की उससे अच्छी तस्वीर नहीं खींच सकता था। मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी निगाहों से देखा, मगर देखते देखते उसकी गर्दन झुक गई और उसके गालों पर लाज की एक हल्की परछाई नाचती हुई मालूम हुई। जमीन से उठकर उसकी आंखें मेरी तस्वीर की तरफ गईं और फिर सामने पर्दे की तरफ जा पहुंची। शायद उसकी आड़ में छिपना चाहती थी।
मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी निगाहों से देखकर पूछा, आप स्वर्गीय अख्तर के दोस्तों में से हैं? मैंने सिर नीचा किए हुए जवाब दिया, मैं ही बदनसीब अख्तर हूँ। आयशा एक बेखुदी के आलम में कुर्सी पर से खड़ी हुई और मेरी तरफ हैरत से देखकर बोली, दुनियाए हुस्न के लिखने वाले? अंधविश्वास के सिवा और किसने इस दुनिया से चले जाने वाले को देखा है? आयशा ने मेरी तरफ कई बार शक से भरी निगाहों से देखा। उनमें अब शर्म और हया की जगह के बजाय हैरत समाई हुई थी। मेरे कब्र से निकलकर भागने का तो उसे यकीन आ ही नहीं सकता था। शायद वह मुझे दीवाना समझ रही थी। उसने दिल में फैसला किया कि इस आदमी मरहूम शायर का कोई करीबी अजीज है। शक्ल जिस तरह मिल रही थी वह दोनों के एक खानदान के होने का सबूत थी। मुमकिन है कि भाई हो। वह अचानक सदमे से पागल हो गया है। शायद उसने मेरी किताब देखी होगी और हाल पूछने के लिए चला आया। अचानक उसे ख्याल गुजरा कि किसी ने अखबारों को मेरे मरने की झूठी खबर दे दी हो और मुझे उस खबर को काटने का मौका न मिला हो। इस ख्याल से उसकी उलझन दूर हुई। बोली, अखबारों में आपके बारे में एक निहायत मनहूस खबर छप गई थी। मैंने जवाब दिया, वह खबर सही थी। अगर पहले आयशा को मेरे दीवानेपन में कुछ था तो वह दूर हो गया। आखिर मैंने थोड़े लफ्जों में अपनी दास्तान सुनाई और जब उसको यकीन हो गया कि दुनियाए हुस्न का लिखने वाला अख्तर अपने इंसानी चोले में है तो उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की सुर्खी दिखाई दी और यह हल्का रंग बहुत जल्द खुददारी और रूपगर्व के शोख रंग से मिलकर कुछ का कुछ हो गया। गालिबन वह शर्मिंदा थी कि क्यों उसने अपनी ग्रदानी को हद से बाहर जाने दिया। कुछ देर की शर्मीली खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे अफसोस है कि आपको ऐसी मनहूस खबर निकालने की जरूरत हुई। मैंने जोश में भरकर जवाब दिया, आपके क्लम की जबान से दाद पाने की कोई सूरत न थी। इस तनकीद के लिए मैं ऐसी कई मौतें मर सकता था। मेरे इस बेधड़क अंदाज ने आयशा की जबान को भी शिष्टाचार और संकोच की कैद से आजाद किया। मुस्कराकर बोली, मुझे बनावट पसंद नहीं है। डॉक्टरों ने कुछ बतलाया नहीं? उसकी इस मुस्कराहट ने मुझे दिल्लगी करने पर आमादा किया। बोला, अब मसीहा के सिवा इस मर्ज का इलाज और किसी के हाथ नहीं हो सकता। आयशा इशारा समझ गई। हंसकर बोली, मसीहा चौथे आसमान पर रहते हैं। मेरी हिम्मत ने अब और कदम बढ़ाए, रूहों की दुनिया से चौथा आसमान बहुत दूर नहीं है। आयशा के खिले हुए चेहरे से संजीदगी और अजनबियत का हल्का रंग उड़ गया। ताहम मेरे इन बेधड़क इशारों को हद से बढ़ते देखकर उसे मेरी जबान पर रोक लगाने के लिए किसी कद्र खुददारी बरतनी पड़ी। जब मैं कोई घंटे भर के बाद उस कमरे से निकला तो बजाय इसके कि वह मेरी तरफ अपनी अंग्रेजी तहजीब के मुताबिक हाथ बढ़ाए, उसने चोरी चोरी मेरी तरफ देखा। फैला हुआ पानी जब सिमटकर किसी जगह से निकलता है तो उसका बहाव तेज और ताकत कई गुना ज्यादा हो जाती है। आयशा की उन निगाहों में असमत की तासीर थी। उनमें दिल मुस्कराता था और जज्बा नाचता था। उनमें मेरे लिए दावत का एक पुरजोर पैगाम भरा हुआ था। जब मैं मुस्लिम होटल में पहुंचकर इन वाक़यात पर गौर करने लगा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गो मैं ऊपर से देखने पर यहां अब तक अपरिचित था, लेकिन भीतरी तौर पर शायद मैं उसके दिल के कोने तक पहुंच चुका था। भाग 4। जब मैं खाना खाकर पलंग पर लेटा तो बावजूद 2 दिन रात भर जागने के नींद आंखों से कोसों दूर थी। जज्बात की कशमकश में नींद कहो। आयशा की सूरत, उसकी खातिरदारियों और उसकी वह छिपी छिपी निगाह दिल में एक सांसों का तूफान सा बरपा रही थी। उस आखिरी निगाह ने दिल में तमन्नाओं की रुमधूम मचा दी। वह आरजुएं जो बहुत अरसा हुआ मर मिटी थी फिर जाग उठीं और आरजुओं के साथ कल्पना ने भी मुंदी हुई आंखें खोल दी। दिल में जज्बात और कैफियत का एक बेचैन करने वाला जोश महसूस हुआ। यही आरजुएं, यही बेचैनियां और यही कोशिशें कल्पना के दीपक के लिए तेल हैं। जज्बात की हरारत ने कल्पना को गरमाया।
मैं कलम लेकर बैठ गया और एक ऐसी नज़म लिखी जिसे मैं अपनी सबसे शानदार दौलत समझता हूँ। मैं एक होटल में रह रहा था, मगर किसी न किसी हीले से दिन में कम से कम एक बार जरूर उसके दर्शन का आनंद उठाता। गो आयशा ने कभी मेरे यहाँ तक आने की तकलीफ नहीं की, तो भी मुझे यह यकीन करने के लिए शहादतों की जरूरत न थी कि वह किस कदर सरगर्मी से मेरा इंतजार किया जाता था। मेरे कदमों की पहचानी हुई आहटे पाते ही उसका चेहरा कैसे कमल की तरह खिल जाता था और आंखों से कामना की किरणें निकलने लगती थी। यहाँ 6 महीने गुजर गए। इस जमाने को मेरी जिंदगी की बहार समझना चाहिए। मुझे वह दिन भी याद है जब मैं आरजुओं और हसरतों के गम से आजाद था, मगर दरिया की शांतिपूर्ण रवानी में थिरकती हुई लहरों की बहार कहाँ। अब अगर मोहब्बत का दर्द था तो उसका प्राणदायी मजा भी था। अगर आरजुओं की घुलावट थी तो उनकी उमंग भी थी। मेरी यह प्यासी आंखें उस रूप के स्रोत से किसी तरह तप्त न होती। जब मैं अपनी नशे में डूबी हुई आंखों से उसे देखता तो मुझे एक आत्मिक तरावट सी महसूस होती। मैं उसके दीदार के नशे से बेसुध सा हो जाता और मेरी रचना शक्ति का तो कुछ हद हिसाब न था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे दिल में मीठे भावों का सोता खुल गया था। अपनी कवित्व शक्ति पर खुद अचंभा होता था। कलम हाथ में ली और रचना का सोतासा बह निकला। नैरंग में ऊंची कल्पना न हो, बड़ी गूढ़ बातें न हो, मगर उसका एक एक शेर प्रवाह और रस, गर्मी और घुलावट की दाद दे रहा है। यह उस दीपक का वरदान है जो अब मेरे दिल में जल गया था और रोशनी दे रहा था। यह उस फूल की महक थी जो मेरे दिल में खिला हुआ था। मोहब्बत रूह की खुराक है। यह अमृत की बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा कर देती है। मोहब्बत आत्मिक वरदान है। यह जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची, मुबारक बरकत है। यही अक्सीर थी जिसकी अनजाने ही मुझे तलाश थी। वह रात कभी नहीं भूलेगी जब आयशा दुल्हन बनी हुई मेरे घर में आई। नैरंग उसकी मुबारक जिंदगी की यादगार है। दुनियाए हुस्न एक कली थी, नैरंग खिला हुआ फूल है, और उस कली को खिलाने वाली कौन सी चीज है? वही जिसकी मुझे अनजाने ही तलाश थी और जिसे मैं अब पा गया था। उर्दू प्रेम पचीसी। दोस्तों, आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानी अमृत। इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा है। मोहब्बत सचमुच वह अमृत है जो मृतप्राय भावनाओं को फिर से जीवित कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें और चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए। ऑडियो ज्ञान हिंदी। नमस्कार।